Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग होगी बच्चों रिएक्टिविटी विद एयर। ठीक है, यहाँ से बच्चों मैं डिस्कशन बिल्कुल करना चाहूँगा। नीट बेटा मेडिकल एग्ज़ाम हो और चाहे बच्चों आपका जेई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की 20 पे अगर मैं बात करूँ तो जेई मेंस के अंदर बच्चों क्वेश्चन डिस्कस आपको करने को मिलते हैं। एडवांस के अंदर भी बच्चों क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं और नीट के अंदर बच्चों बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इसको अच्छे से फोकस करेंगे। ओके, जैसे बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखोगे, एम से क्वेश्चन उठा के देखो, मेडिकल के अंदर आप जेई के अंदर एडवांस क्वेश्चन उठा के देखो, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे एयर लिखा मिलेगा। क्या बच्चों, वहाँ पे आपको एयर लिखा मिलेगा कि भाई रिएक्शन विद एयर पर्टिकुलर एलिमेंट लाइक इट इज बिलोंग्स फ्रॉम समथिंग एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स, इट मे बी एल्कन अर्थ मेटल्स, तो रिएक्शन विद एयर लिखा होगा। तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंड ये करना होता है कि बेटा वहाँ पे एयर का मीन्स बेसिकली आपका ऑक्सीजन भी है और बच्चों नाइट्रोजन भी है। ठीक है, तो दिमाग में दोनों प्रोडक्ट आपको आने चाहिए कि भाई वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे तो एक तो बेटा बनेगा आपके ऑक्सीजन से बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, और एक बच्चों बनेगा आपका नाइट्रोजन से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका थोड़ा सा बेसिक आइडिया पहले बताना चाहूँगा कि बच्चों आपका नाइट्रोजन है, ये बच्चों जब नाइट्रोजन की बात करते हैं तो बेटा एन जो N2 है बच्चों वो N-3 में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ से जब N2 से N-3 में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको पता है कि बच्चों यहाँ पे आपका N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों आपके N ट्रिपल बॉन्ड N के अंदर बच्चों अवेलेबल होता है अपने स्टेबिलिटी को ऑक्टेट थ्योरी को डिफाइन करते हुए। ठीक है, दोनों साइड बच्चों आपके नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होंगे, वन लोन पेयर इधर और इसके पास बच्चों एक लोन पेयर। चेक कर सकते हो बच्चों आप इसके बैलेंस सेल आउटर सेल के अंदर बच्चों आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बच्चों हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आसानी से ब्रेक तो होगा नहीं। इसी की वजह से बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे बच्चों हम हाई टेम्परेचर के बेस रिएक्शंस कराते हैं और स्पेसिफाइड करूँ बच्चों में जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है तो वहाँ पे बच्चों इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बच्चों हम लोग N2 गैस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने पॉइंट पे। तो बच्चों N2 आपका डाइनाइट्रोजन ये बच्चों गैस की फेज में है, इसको बच्चों अपन कन्वर्ट करना है बच्चों नाइट्राइट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बच्चों कन्वर्ट कैसे होता है हम लोग बेटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद एयर। तो N2 में सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड बच्चों इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ऑब्वियसली है बच्चों कि आपका जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है इसको जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे इसको बच्चों आप मोनोएटॉमिक फेज के अंदर आइसोलेटेड फेज के अंदर जब तक आप इस गैसेस स्टेट के अंदर आप कन्वर्ट नहीं करोगे। कौन कौन सा बच्चों, आइसोलेटेड गैसेस है ना, और आपका मोनोएटॉमिक फेज, जब तक आप इसमें कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक बच्चों नेक्स्ट प्रोसेस नहीं होगी। आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझना कि N2 जो अवेलेबल है ये जो गैस है इस गैस से N-3 में कन्वर्ट करने के पीछे क्या आपको दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं N2 से एक सिंगल नाइट्रोजन एटम आया होगा, उस नाइट्रोजन एटम के साथ बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों हुआ होगा, एक तो कुछ हुआ होगा तभी तो N-3 आपको दिख रहा है। लॉजिक तो यही है ना। अब सुनो, तो बच्चों सबसे पहले एन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए तो बच्चों यहाँ पे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बच्चों हम लोग डिफाइन करें। कौन कौन सी एनर्जी बच्चों काम करेंगी, तो पहली बच्चों कौन सी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बच्चों यहाँ पे काम करेगी। आप एनर्जी को सप्लाई करोगे ये बच्चों ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और बच्चों यहाँ पे जो मिलेगा आपको नाइट्रोजन ये बच्चों आपको आइसोलेटेड गैसेस फेज में आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बच्चों पहला प्रोसेस क्या हो गया बच्चों, एंडोथर्मिक। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बच्चों आपको जो मिल चुका है आइसोलेटेड गैसेस एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसके साथ बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक लॉजिक क्या है। आप बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब चीज़ों को मत समझो, बहुत बेसिक तरीके से समझो। इसे क्या हो रहा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है और ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों मैंने पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको डिस्कस की थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म, एक बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो गेन एंथैल्पी और एफिनिटी का बच्चों आपका जो रिलेशन होता है वो बच्चों प्लस और माइनस के अंदर सिर्फ कन्वर्जन होता है ना, वो आपको रिलेशन लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो हम फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, एफिनिटी 2, एफिनिटी 3 मतलब एक्सेप्टेंस की बात करी जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों एग्जैक्टली क्या है
कि एफिनिटी फर्स्ट तो आपकी डिफाइन हो जाएगी, एफिनिटी सेकंड की जब आप बात करोगे ना तो एफिनिटी फर्स्ट, अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन तो बच्चों ऐड ऑन में इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्यों? क्योंकि भाई नाइट्रोजन के पास बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके साथ आप जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो इतना रिपल्सन फील नहीं होगा, वन इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लगभग ऐड हो जाएगा। लेकिन जब EA2 EO3 पे जाओगे तो यहाँ बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐड कराने में आपको कहीं ना कहीं आपको एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। भाई उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है, भाई रिपल्सन होगा ना, इजीली तो ऐड होगा नहीं, नेचुरली ऐड होगा नहीं, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तब वो एडिशन होगा। इसका मतलब EA2 और EA3 के लिए बेटा आप जो डिफाइन करोगे एफिनिटी, वहां पे एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई बच्चों ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इट इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये भी एंडोथर्मिक, मतलब रिजल्टेंट जो होगा A1 प्लस EA2 प्लस EA3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो बच्चों इंडो, डेल्टा H यहाँ पे जो आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, एंडोथर्मिक आएगा। तो फर्स्ट स्टेप भी एंडोथर्मिक एंड सेकंड स्टेप भी बच्चों आपका जो होगा वो एंडोथर्मिक ही होगा। तो जब बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो बनेगा बच्चों N-3, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड आयन। और यही बच्चों आपका नाइट्राइड आयन है वो एल्कली मेटल सिलेक्शन परफॉर्म करेगा और बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स डिजाइन करेगा। इस पर हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस पे। अभी अब चलते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट पे, ऑक्सीजन पे। तो बच्चों नेचर के अंदर आपका जो ऑक्सीजन है बच्चों वो गैसियस फेज में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O की फेज में आपको मिलेगा। और बच्चों इसके ऑक्टेट की बात करूं तो एक लोन पेयर इधर होगा और एक लोन पेयर आपका यहाँ होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। वैसे भी बच्चों क्या है आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, तो आपका ये ऑक्टेट थ्योरी कोल्डिंग बच्चों ये बन गया आपको यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर। अब क्या करना है कि बच्चों जो ऑक्सीजन है नेचर के अंदर, जब बच्चों वो कंपाउंड्स एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो करने के बाद बच्चों वो सुपर ऑक्साइड बनाता है। स्पेसिफाइड करूँ बच्चों मेटल्स के बारे में, तो क्या क्या बच्चों बनाता है? एक तो बच्चों बनाता है आपका ऑक्साइड के अंदर बच्चों में बात करूँ तो आपका मोनोऑक्साइड बनाएगा, परऑक्साइड भी बनाता है और सुपर ऑक्साइड्स भी बनाता है। तो 3 डिफरेंट टाइप के बच्चों यहाँ पे मेटल्स के कंपाउंड्स बनाता है, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड और आपका मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। तो मैंने साइज के बारे में तो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन में आपको किया है कि बच्चों यहाँ पे आपका जो बिगर साइज होगा वो आपका परऑक्साइड का जो होगा वो बच्चों आपका बिगर साइज। मैंने साइज के बारे में डिस्कशन किया है तो साइज के बारे में तो दिक्कत है नहीं। अभी पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना है सुपर की आपका ये जो ये किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। तो O2 के साथ जब बच्चों आपका 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाएगा, ये बच्चों आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ से बच्चों मिलेगा O2-1, ये बच्चों बनता है आपका सुपर ऑक्साइड। बेटा गैस से हम डायरेक्ट बना रहे हैं O2 से। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिर से बच्चों हम इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, ये भी बेटा आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये बेटा कैसा एंडोथर्मिक, बेटा पहला प्रोसेस क्या याद रखो बच्चों, आपके डायटोमिक जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे जो गैस है बच्चों, उससे जब हम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं तो एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट बच्चों यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों O2-1 सुपर ऑक्साइड है, इससे बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हैं, तो दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बच्चों यहाँ से मिलता है आपको परऑक्साइड, है ना, O2-2-1 बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना परऑक्साइड के अंदर। और फिर देखो बच्चों जब बेटा हम परऑक्साइड पहुंचते हैं तो परऑक्साइड से बच्चों आपको ऑक्साइड मोनोऑक्साइड में जाना है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम एडिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आते हैं, तो जहाँ से बच्चों बेटा प्रोसेस क्या से एंडोथर्मिक होगा और यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा आपको ऑक्सीजन पे -2, इट इज ए मोनोऑक्साइड। तो कुछ बेसिक कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन को आपको ध्यान देना है और इसके बेसिक मैकेनिज्म के बेस पे अभी जो रिएक्शंस होने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी आसान होंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो जैसा बच्चों लिखा है मैंने, लिथियम के साथ एयर, एयर का मतलब बच्चों आपको क्या समझना है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन भी है, डाई नाइट्रोजन, और बच्चों आपका डाई ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लिथियम बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जो बच्चों आपके लिथियम के पास बच्चों अगर मैं बात करता हूँ तो इसके पास बच्चों चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बच्चों सबसे हाई होती है और स्मॉल इन साइज होता है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग आपकी हाईएस्ट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी फील्ड की वजह से बच्चों यहाँ से जो मिलता है N2 से बच्चों क्या मिलेगा, N-3 नाइट्राइड मिलेगा। तो इसके साथ बच्चों आसानी से रिएक्शन को परफॉर्म करता है और बच्चों बनाता है Li3N स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड। और ये प्लस बच्चों आपका जो लिथियम है वो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन परफॉर्म करता है और यहाँ से बच्चों आपको बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो आपको मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों प्रीवियस लेक्चर के अंदर
कि लिथियम बच्चों मोस्ट स्टेबल लिथियम ऑक्साइड को ही बनाता है, बाकी कंपाउंड्स को भी डिजाइन करता है, जैसे बच्चों Li2O2, ये बच्चों क्या है, ये आपका पेरोक्साइड है। तो ये आपको बेटा मैं बोलूँ क्या ये नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, लेकिन बच्चों इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर आपको मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों बोलूँ क्या सुपर ऑक्साइड मिलेगा, तो सुपर ऑक्साइड मिलेगा बट बहुत ही लिटिल बिट अमाउंट में, तो स्मॉल अमाउंट की वैल्यू को हम लोग डिफाइन करते रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपके नाइट्राइड और आपका नॉर्मल ऑक्साइड ये आपके मेजर होंगे, बाकी बच्चों आपके होंगे माइनर प्रोडक्ट। इसी तरीके से बच्चों जब बात करते हैं सोडियम रिएक्ट विद एयर, तो एयर का मतलब ये बच्चों नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो सोडियम बच्चों मतलब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है कि बेटा लिथियम ही सिर्फ ओनली वन एलिमेंट है एल्कली मेटल्स में जो बच्चों लिथियम नाइट्राइड बनाता है। बाकी बच्चों जो आपके एलिमेंट हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बच्चों लिथियम बेटा नाइट्रोजन से रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो बच्चों जो भी बनता है प्रोडक्ट आपका नाइट्राइड बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही अनस्टेबल बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो इसके पीछे रीजन आपका वही है बच्चों कि लिथियम की चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम है, जिसकी वजह से बच्चों लिथियम नाइट्राइड बन जाता है, बाकी एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों जब नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं होगी तो नाइट्राइड तो बच्चों यहाँ पे कैंसिल हो गया दोनों जगह। तो अब बच्चों बचा है आपका ऑक्सीजन। तो बेटा सोडियम का साइज बच्चों थोड़ा सा बेटा लिथियम से क्या है, बिगर साइज है, चार्ज डेंसिटी बेटा थोड़ी सी वीक है, यहाँ पे कम है, लेस है सोडियम केस में। तो सोडियम बच्चों अपने कंपेरेटिव साइज का जो आपका एनाइन है ऑक्सीजन का, वो बच्चों कौन सा है आपका पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड से बच्चों रिएक्शन करेगा और बच्चों यहाँ पे बनाएगा Na2O2। क्या आप क्वेश्चन बोलोगे सर ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बनाएगा बट लेस अमाउंट में। क्या पेरोक्साइड नहीं बनेगा सोडियम का, क्या हाँ, क्या सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा, हाँ सुपर ऑक्साइड बनेगा बट लेस अमाउंट में बनेगा, बट मेजर अमाउंट बच्चों क्या होगा Na2O2। मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ बच्चों हम लोग एयर को लेकर समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से अगर बच्चों बात करोगे तो यहाँ बच्चों अब आपको मिलेगा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। क्यों, सुपर ऑक्साइड बच्चों जो आपका एनायन है वो बिगर साइज का है, सबसे बड़ा साइज उसी का है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ तो सबसे कम साइज, छोटा साइज बच्चों ऑक्साइड का, फिर बच्चों किसका आएगा पेरोक्साइड का, और सबसे बड़ा साइज किसका होगा बच्चों सुपर ऑक्साइड का। तो बेटा बिगर साइज है नहीं, बिगर साइज कैटायन से रिएक्शन करेगा और आंसर बेटा आसानी से यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों लेटेस्ट एनर्जी इंथैल्पी फॉर पर्टिकुलर एस ब्लॉक एल्कली मेटल्स कैटायन। तो लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं बच्चों तो लिथियम बेटा लिथियम प्लस मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है, उससे कम सोडियम प्लस, सबसे कम बच्चों आपका सीजियम प्लस, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है और आपका साइज को लेके भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बच्चों आपके रेडियस जो आपके कैटाइंस की एनाइंस की जो रेडियस है उसके अकॉर्डिंग तो डिफाइन करते हैं अपन लोग, है ना, ओके। तो ये बच्चों आपका लेटेस्ट एनर्जी का सिक्वेंस रहा। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। एक नोट बच्चों यहाँ पे आता है, आपके थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस बच्चों पूछ सकते हैं स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के अंदर। तो वहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो बच्चों आपकी रिएक्शन विद एयर हम बात करते हैं, तो रिएक्शन विद एयर इज एक्सप्लेन्ड, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, रिएक्शन विद एयर इज एक्सप्लेन्ड बाई एनर्जी कंपेंसेशन, ठीक है। इस लाइन को आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड के बारे में। तो पेरोक्साइड को बच्चों हीट करते हैं तो ऑक्साइड प्लस O2 बेटा गैस रिलीज होगी, सुपर ऑक्साइड को बच्चों हीट करते हैं तो भी ऑक्साइड का फॉर्मेशन प्लस O2 गैस आपकी रिलीज होती है। और इसके बारे में एनसीईआरटी में ये भी एक्सप्लेनेशन है बच्चों कि आपका जो पेरोक्साइड है और जो आपके सुपर ऑक्साइड हैं ये बच्चों आपके सबमरीन्स और स्पेस के अंदर बच्चों मतलब यूज किए जाते हैं। क्यों यूज करते हैं बच्चों पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड का, क्योंकि बच्चों जैसे CO2 की बात करते हैं अपन, जैसे Na2O2 की बात कर लेते हैं, तो ये बच्चों आपकी सबमरीन्स में यहाँ पे लिख सकता हूँ, सबमरीन्स के अंदर बच्चों इसका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों वहाँ पे आपको CO2 गैस, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस बच्चों आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहे हो, ठीक है, लेकिन CO2 गैस भी बच्चों वहाँ पे आपको एक्सेस अमाउंट में जब हो जाएगी तो बच्चों जो CO2 गैस का एब्जॉर्प्शन बच्चों रिएक्शन बच्चों कौन कर लेगा, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो बेटा इसके साथ भी रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो करने के बाद CO2 गैस को बच्चों क्या करेगा, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद बच्चों क्या करेगा, O2 गैस को रिलीज कर देता है, तो फिर से आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पे, ओके। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों रिएक्शंस हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे लिया आपका सोडियम के बेटा मैंने 3 डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं।
तो सबसे पहले बच्चों लिया है मैंने Na2O, ठीक है, ऑक्साइड लिया है। नेक्स्ट बच्चों मैंने यहाँ पे लिया है परऑक्साइड, नेक्स्ट लिया मैंने आपको सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इन तीनों की रिएक्शन देखेंगे किस तरीके से आपकी हो सकती है। तो बच्चों जब आपका यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म होगा तो फर्स्ट रिएक्शन बच्चों आपकी ऑक्साइड फॉर्म की है। तो ऑक्साइड बच्चों जो आपका नॉर्मल ऑक्साइड बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा, तो आपको पता है कि चाहे नॉर्मल ऑक्साइड हो, चाहे परऑक्साइड हो, चाहे सुपर ऑक्साइड हो, एक चीज़ कॉमन क्या है कि सबके सब बेटा सोडियम के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सोडियम के जो एलिमेंट्स हैं अगर बच्चों पानी के साथ जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जाएंगे, तो ये तो बात बच्चों क्लियर है कि ये आपके डेल्टा एच यहाँ पे कैसी होगी आपकी मतलब नेगेटिव, एक्सोथर्मिक आपके यहाँ पे स्टॉप होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि बेटा तीनों ही केस में वाटर मॉलिक्यूल्स में जैसे आप डालोगे तो आपको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। अब जो एल्कलाइन मीडियम मिल रहा है तो बिकॉज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH, NaOH तीनों के अंदर आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जब नॉर्मल ऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपके NaOH का फॉर्मेशन डेफिनेटली कर लेगा। ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। यहाँ पे इजीली आपके NaOH का फॉर्मेशन करें। अगर बैलेंसिंग की बात करते हैं तो बच्चों हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 सोडियम बच्चों ऑक्सीजन 1 बन 2 और 2 आपके हाइड्रोजन, हो गया बैलेंस। तो पहला केस बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है, ईजी है, समझ में आ गया। सेकेंड देखो, Na2O2 के साथ जब बच्चों यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहा है तो बच्चों आपको पता है कि Na2O2 बच्चों यहाँ पे पेरोक्साइड है ना। तो जब बच्चों हम लोग पेरोक्साइड के बारे में स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा मेरा एक बेसिक आइडिया देने वाला हूँ कि बच्चों जो Na2O2 है, मतलब बच्चों जब भी आपको पेरोक्साइड दिखते हैं, है ना, तो करना क्या होता है वहाँ पे एक ईजी लॉजिक मेरा फॉलो करना कि बच्चों डेफिनेटली बेटा H2 बेटा वाटर मॉलिक्यूल से एक्वस है, तो यहाँ से बच्चों डेफिनेटली आपको एल्कल मीडियम भाई ये विकर्म मिलेगा। NaOH बच्चों यहाँ से आप क्रॉस कर देना और यहाँ से बच्चों आप H2O2 को भी लिख देना, ठीक है। ये 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएगा H2O2 NaOH, ठीक है। और वैसे भी एक्वस पार्ट लिखा है तो Na2O2 का अगर मैं और इजी ट्रिक आपको मैं डिस्कस किया था, अगर बेटा आज के आप जाते हो स्ट्रक्चर पे तो आपको और बेटर समझ में आया क्या कि बच्चों अगर मैं ऐसे बोलूं कि Na2O2 तो बेटा ये रहा आपका सोडियम, ऑक्सीजन, नाउ ऑक्सीजन, नाउ सोडियम। बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बेटा 2 मोल्स यहाँ पे यूज करने को मिलेंगे। तो देखो बच्चों OH यहाँ पे, H यहाँ पे, सोडियम बेटा ऊपर देखो OH यहाँ पे और H यहाँ पे, बीच से बच्चों आपका देख सकते हो ये बेटा H2O2 यहाँ से मिलेगा, बाकी 2 NaOH, एक NaOH ऊपर एक NaOH नीचे, तो 2 मोल्स बच्चों NaOH मिलेगा, बाकी आपको H2O2 मिल जाएगा। लेकिन मैं ये हेल्प कर रहा हूँ कि अगर Na2O2 के साथ बेटा H2O नहीं आया, सपोज कुछ आपके अदर नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स है, जैसे बच्चों SO2 आ गया, जैसे CO आ गया, है ना, तो फिर उस केस में क्या करना है, Na2O2 को मेरा सजेशन ये होगा कि आप इसको कन्वर्ट करना NaOH के अंदर और बच्चों ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों यहाँ पे सॉल्ट बनेगा, मैं आपको रिएक्शंस कराऊंगा, तो सॉल्ट बनेगा तो बच्चों एसिड बेस्ड रिएक्शन फोकस कर लेना, बेस आपको कर देगा ना NaOH, तो फिर जो भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको बेटा एसिड में मॉडिफाइड कर लेना, बिकॉज एक्वस मीडियम है, तो बेटा इजीली आपको आंसर दिखेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आपका सुपर ऑक्साइड आता है तो सुपर ऑक्साइड को बच्चों हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, तो सुपर ऑक्साइड बच्चों जो O2 पे -1 चार्ज आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे O2 पे -1 आपका यहाँ पे चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, तो O2 पे -1 चार्जेस को बच्चों हम लोग मॉडिफाइड करते हैं, है ना, तो ये बेटा मॉडिफाइड हो जाता है O2 प्लस बच्चों O2 पे -2, तो O2 पे -2 बच्चों ये क्या है आपका पेरोक्साइड है, तो ये बच्चों बन जाता है क्या बेटा H2O2, बिकॉज इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों 2H+ आयन मिल जाएंगे यहाँ से, तो H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आपको आनी चाहिए। और बच्चों O2 गैस तो आपको वैसे ही दिख जाएगी प्रॉपर, और बाकी बच्चों बनेगा आपका NaOH। तो ये कुछ इजी आपके लॉजिक्स हैं जिस लॉजिक के बेस पे कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सर पहले में तो NaOH बनना, दूसरे में याद करो ये बनेगा, फिर ऐसा होगा तो ये बनेगा, तो इस कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है आपको मतलब रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पे जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेकिन जब बच्चों हम बात करते हैं आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2 के, वैसे बच्चों हाइड्रोजन के बारे में बहुत स्पेसिफिकेशन अभी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा उसको क्लोज किया है, लेकिन मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में बिल्कुल पढ़ाऊंगा क्योंकि बेटा वो भी आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो मैं बच्चे यहाँ पे बच्चों हेल्प क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों बाकी के ऊपर जो सोडियम के एलिमेंट्स हैं, सोडियम के जो कंपाउंड्स हैं, उनकी एक्शंस किस तरीके से हो रही है। तो बच्चों अगर आपका सोडियम का पेरोक्साइड हो रहा है तो सोडियम का पेरोक्साइड बच्चों कैसी रिएक्शन परफॉर्म, NaOH प्लस बच्चों H2O2 जा रहा है, और जब बच्चों H2O2 बेटा रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं तो बच्चों वाटर, याद रखना बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और बच्चों आपको एटॉमिक
आपको ऑक्सीजन एलिमेंट आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पे बोल सकते हो हाफ मोल्स ऑफ O2 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स विथ टू रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन की बच्चों बात करते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि बच्चों जो आपका H2 है, ये बच्चों आपको नेचर मिलता है H सिंगल बॉन्ड H2 फॉर्म में, ठीक है, डायटोमिक हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। अब क्या है कि बच्चों यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो समझो जैसे बच्चों नाइट्रोजन था तो N-3 में बेटा नाइट्राइड आयन, समझ में आपको आना चाहिए। ऑक्सीजन वाला केस भी बेटा सब बताया मैंने, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड। तो बच्चों जो हाइड्रोजन है बच्चों, हम यहाँ पे जो एल्कली मेटल्स हैं बच्चों आपके सुपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो बच्चों जो हाइड्रोजन है बच्चों वो जाएगा H- की फेज में। H- का जो बच्चों साइज होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब बच्चों H- का साइज मतलब हाइड्रोजन का जो साइज होता है उससे कहीं ना कहीं H- का बच्चों कैसे बिगर साइज हम मान के चलते हैं। तो बच्चों ये बिगर साइज वैसे बच्चों इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों जस्ट लाइक हीलियम आपका हो जाएगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ चुके हैं तो ये बिगर साइज के अंदर बच्चों काउंट किया जाएगा। तो बच्चों ये बिगर साइज के अंदर बेटा ये आपका एनाइन हाइड्रोजन एनाइन आपका यहाँ पे आ चुका है। अब रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों मेटल एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन H2, तो बच्चों यहाँ से पता है आपको H- डिफाइन होने वाला है। तो H- रिएक्ट विद मेटल, तो मेटल बच्चों क्या है, ये आपके बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज के अंदर मिलेगा, कैटाइंस के अंदर मिलेगा, पॉजिटिव फील्ड मिलेगा। तो यहाँ से बच्चों आसानी से क्या मिलेगा, MH बॉन्ड आपको बन जाएगा, मेटल हाइड्राइड आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मेटल हाइड्राइड को बच्चों हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको पता है बच्चों कि एल्कली मेटल्स का है तो बच्चों एक तो बेस मिलेगा MOH टाइप और बच्चों H2 गैस यहाँ से आपकी रिलीज हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट को लेके, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि एनर्जी रिलीज इन फॉर्मेशन। तो जो बच्चों यहाँ पे आपका मेटल हाइड्राइड जो आपका फॉर्म हो रहा है उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एनर्जी रिलीज एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो कहाँ पे बच्चों एनर्जी आपकी मैक्सिमम रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज का बच्चों कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। एनर्जी रिलीज का बच्चों अभी कभी भी क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन के बारे में, कोई भी कंपाउंड बन रहा है, स्पेसिफाइड करूँ बच्चों आपके मेटल हाइड्राइड के बारे में, तो जब एनर्जी रिलीज कितनी ज़्यादा कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा हो रही है कंपाउंड के फॉर्मेशन में, मेटल हाइड्राइड के फॉर्मेशन में, तो बच्चों सबसे पहले ध्यान देना है आपको आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। कि जब बच्चों हम लोग पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम बेटा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसमें बच्चों आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी है ना रिएक्शन के लिए वो भी बच्चों क्या होगी, लेस ही तो होगी ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी भी बच्चों क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। अब रिक्वायर्ड एनर्जी बच्चों डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो बेटा वो ज्यादा होगी। तो रिलीज एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो एनर्जी रिलीज बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, तो एनर्जी रिलीज बच्चों क्या होगी, मैक्सिमम। अब एनर्जी रिलीज मैक्सिमम हो रही है तो उसके पीछे मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलूंगा, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्राइड आयन। अब ऐसे पता है बच्चों H- का साइज आपका बिगर साइज हो जाता है तो एनर्जी रिलीज बच्चों यहाँ पे डेफिनेटली आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे। और जब बेटा लेटेस्ट एनर्जी की बात करते हैं, लेटेस्ट इंथैल्पी की बात करते हैं, तो वो बच्चों आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों कैटायन का साइज तो बढ़ रहा है लेकिन बेटा H- का साइज तो बच्चों आपका कांस्टेंट रहेगा ना, फिक्स रहेगा ना। तो यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी के बेटा लेटेस्ट एनर्जी में बहुत ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बेटा लेटेस्ट एनर्जी ऑलमोस्ट बेटा यहाँ पे कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ लिथियम हाइड्राइड। तो बच्चों यहाँ पे सीक्वेंस बनता है रिलीज एनर्जी वाले केस में सबसे अधिक बच्चों सीजियम हाइड्राइड, सबसे कम बच्चों लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ये बेटा आपके हो गया रिलीज एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड। अब चलते हैं बच्चों हम लोग रिएक्शन विद हेलोजेंस पे। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विद हेलोजेंस, ठीक है। तो बच्चों एल्कली मेटल्स इट इज सॉलिड रिएक्ट विद बच्चों हेलोजेंस, बच्चों हम लोग बैलेंसिंग करते हैं तो बच्चों यहाँ पे हाफ मोल्स आपका आ जाता है, ठीक है। अगर बच्चों आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल आप, तो यहाँ से आपको 2mx बच्चों मिल जाएगा सॉल्ट, और बच्चों यहाँ से आपका H2 बच्चों 1 मोल्स और 2 बच्चों आपके मेटल्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप 1 मोल्स मेटल्स की बात करो तो बच्चों हाफ मोल्स यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज बच्चों यहाँ पे MX टाइप बच्चों बनता है जैसे आपका NaCl, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर KCl कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों जब यहाँ पे क्वेश्चंस जो बनते हैं, मैं क्वेश्चंस पे सीधा आता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं रिलीज एनर्जी को लेके। तो रिलीज एनर्जी की बच्चों हम बात करते हैं, बेटा हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं बच्चों वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जहाँ बच्चों फ्लोरीन थोड़ा सा अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और एज वेल एज बच्चों जो हम बात करते हैं कि इसका जो साइज है वो बच्चों बहुत ही आपका छोटा रहता है, क्लियर है, ओके।
बात कर रहे हैं रिलीज एनर्जी को लेके, तो रिलीज एनर्जी के अंदर थोड़ा सा बच्चों डिफरेंस क्या है कि ये जो फ्लोरीन है बच्चों, ये अपना एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करने की वजह से बिकॉज ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड स्मॉलर साइज, तो जिसकी वजह से बच्चों क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कंपेयर में बच्चों थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से बच्चों इसका रिलीज एनर्जी का ट्रेंड थोड़ा सा अलग होता है। तो देखो बच्चों, बेटा एल्कली मेटल्स के बच्चों हैलाइड लाइक LiX, NaX, KX, RbX, CSX, यहाँ बच्चों आपको क्या लेफ्ट करना है, क्या छोड़ना है बच्चों, फ्लोराइड आयन को। तो बच्चों फ्लोराइड आयन को छोड़ के बाकी बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन, अगर बच्चों ये मिलते हैं X की जगह, तो यहाँ बच्चों आपको जो ट्रेंड रिलीज एनर्जी का, वो आपका यही ट्रेंड फॉलो होगा। सबसे अधिक बच्चों रिलीज एनर्जी कहाँ डिफाइन होगी, CSX के साथ, और सबसे कम बच्चों डिफाइन होगी लिथियम के साथ बच्चों हेलोजन, लाइक क्लोराइड, लाइक ब्रोमाइड, लाइक आयोडाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है। अब रीजन पूछते हैं तो क्यों, बिकॉज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चा डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होती जाती है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम हो रही है। उसके साथ साथ मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगा कि बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बेटा इनका साइज बच्चों फ्लोरीन से बच्चों फ्लोराइड आयन से क्या है बच्चों, ऑब्वियसली बिगर साइज का है ना। तो यहाँ पे जो रीजन, हाँ नो डाउट बच्चों, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड आपका काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना, क्लोराइड के केस में, ब्रोमाइड केस में, आयोडाइड केस में बेटा आपके एल्कली मेटल्स के साथ। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि इसका आंसर जो बच्चों रिलीज एनर्जी का जो सीक्वेंस है वो कैसे डिफाइन हो, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड बच्चों देखो तो आपका सीजियम का बच्चों सबसे कम होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे अधिक बच्चों किसका होगा, लिथियम का। तो सीजियम बच्चों आसानी से अपने कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सीजियम आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकता है, कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब सबसे जो रिलीज एनर्जी अधिक का जो कॉन्सेप्ट आएगा इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स, क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, तो आपका सीजियम बेटा हैलाइड का मैक्सिमम आंसर आएगा। ठीक है, रिलीज एनर्जी में। लेकिन जब बच्चों हम लोग बात करते हैं रिलीज एनर्जी को लेके इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन, तो आपका लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फ्लोराइड, तो यहाँ बच्चों आपका सीक्वेंस उल्टा पड़ जाता है। यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड का बच्चों जो रिलीज एनर्जी है वो आपका मैक्सिमम आ जाता है। ऐसा क्यों, हम बच्चों यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, MX की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो MX के फॉर्मेशन का मतलब LiF, NaF, KF, RbF, CSF। तो यहाँ पे बेटा कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो रिलीज एनर्जी बच्चों लिथियम फ्लोराइड में होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ ड्यू टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की बात करते हैं तो बच्चों फ्लोरीन आपका स्मॉल साइज का एलिमेंट है, स्मॉल साइज का एनायन है। जब स्मॉल साइज का बच्चों एनायन है तो फ्लोरीन बच्चों वैसे भी स्मॉल साइज का है। तो मेरी बात समझ में आपको आ रही होगी ना कि LiF के अंदर बच्चों डेफिनेटली अच्छा खासा बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पे, फिर बच्चों उससे कम NaF, इस तरीके से सबसे लास्ट में बच्चों CSF आएगा। भाई फ्लोरीन तो स्मॉल साइज का है ना। तो यहाँ पे फिर रीजन ये होता है कि सबसे अधिक लिथियम फ्लोराइड की रिलीज एनर्जी क्यों डिफाइन हो रही है, तो बिकॉज ऑफ लैटिस एनर्जी। भाई लैटिस एनर्जी वाली बात करोगे ना तो लिथियम फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना एज कम्पेयर टू CSF। भाई फ्लोरीन तो स्मॉल साइज का है ना, तो लैटिस एनर्जी कहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है बच्चों वहाँ पे लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो कहाँ पे लैटिस एनर्जी बेटा ज्यादा हो रही है, LiF के अंदर। तो डेफिनेटली रिलीज एनर्जी भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है? ओके, अब चलते हैं बच्चों हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस बच्चों चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे बच्चों नीट का, मेडिकल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस बच्चों कहीं ना कहीं आपको एवरी ईयर किसी न किसी एग्जाम के अंदर आपको मिल ही जाएगा। सुना ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा है LiF, बेटा मैं बात कर रहा हूँ सॉल्युबिलिटी विद वाटर मॉलिक्यूल्स। डेफिनेटली बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स का सॉल्युबिलिटी LiF, LiCl, LiBr, LiI। मतलब बच्चों आप पे आपके लिथियम के आपके हैलाइड्स हैं, जहाँ पे आपका फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। मतलब आपके जो कैटाइंस हैं वो सेम है। ध्यान सुनना बच्चों, कैटाइंस आपके सेम है। ऊपर देखो बच्चों, कैटाइंस आपके सेम है लेकिन एनाइंस आपके डिफरेंट है। इसका मतलब जब एनाइन डिफरेंट हो रहा तो सॉल्युबिलिटी कहाँ पे अधिक होगी, तो सॉल्युबिलिटी बच्चों देखो किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल से कोई भी सॉल्ट आसानी से सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल्स में कब होता है, तो समझ लो बेटा पहली चीज तो ये कि बेटा पोलर इन नेचर होना चाहिए, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स पोलर है ना। लाइट जो लाइक की बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। तो बेटा ये सब के सब आपके लिथियम के हैलाइड्स बच्चों कैसे आपके पोलर इन नेचर होते हैं, सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे। लेकिन सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसी होगी, जहां बच्चों बॉन्ड आपका वीक होगा। मतलब आप ध्यान से देखना बच्चों, जहां पे बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड होगा, मतलब लैटिस एनर्जी बच्चों वीक होगी इन बिटवीन कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइंस बच्चों आपके एल्कली मेटल्स है, एनाइन आपका हैलाइड्स है। तो बच्चों लिथियम आयोडाइड की बात करते हैं, आयोडाइड I- आयन इज बिगर साइज एनाइन, लिथियम बच्चों स्मॉलर साइज का एनाइन है।
तो सबसे वीक बॉन्ड कहाँ बनेगा, लेटेस्ट एनर्जी सबसे कम कहाँ पे होगी, लिथियम आयोडाइड के अंदर सबसे वीक आपकी लेटेस्ट एनर्जी होगी, लेटेस्ट एंथैल्पी होगी, मतलब वीक बॉन्ड कहाँ बनेगा, लिथियम आयोडाइड के अंदर। क्यों, क्योंकि बच्चों आयोडाइड बिगर साइज का है, लिथियम स्मॉलर साइज का है, तो स्मॉलर साइज कैटाइन बिगर साइज एनाइन क्या बॉन्ड बनाएगा प्रॉपर, नहीं बनाएगा, फिनिश हो गया। इसका मतलब जहां पे बिग बॉन्ड बनेगा लेटेस्ट एनर्जी कम होगी, बेटा डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी अधिक हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई लिथियम आयोडाइड बच्चों मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब देखो बच्चों, आपको अगर मैं लिखा है सीजियम फ्लोराइड, नीचे देखो सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड, यहां बच्चों आंसर क्या बनेगा, आप समझ आपको आ रहा होगा। सर सीजियम जो कैटाइन है वो तो सर बहुत बिगर साइज कैटाइन होगा, फ्लोराइड स्मॉलर साइज है, तो बिगर साइज कैटाइन स्मॉलर साइज है, तो भी बच्चों यहाँ पे बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगी, लेटेस्ट एनर्जी बेटा वीक रहेगी। तो डेफिनेटली ये भी आसानी से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्युबल हो जाएंगे। तो सीजियम फ्लोराइड बच्चों जब आसानी सॉल्युबल होगा, और सबसे कम बेटा सॉल्युबिलिटी किस होगी, सीजियम आयोडाइड की, बिकॉज इट इज बिगर साइज। भाई सीजियम बिगर साइज आपका यहाँ पे कैटाइन है, आयोडाइड बिगर साइज एनाइन है, जबरदस्त बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग बच्चों लेटेस्ट एनर्जी डिफाइन होगी, तो ये बच्चों आसानी से सॉल्युबल नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग चलेंगे, देखना ध्यान से, लिथियम बेटा हम लोग बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम। अब बच्चों हम लोग इधर से इधर मूव करेंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। एक ही कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों बन सकते हैं, ध्यान से आप करना। देखो बेटा लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबसे लास्ट में सीजियम है, लिथियम फ्लोराइड ऊपर, नीचे सीजियम फ्लोराइड। अब बताओ बच्चों सॉल्युबिलिटी कहाँ पे देखोगी, आंसर दिख रहा होगा, सर सीजियम फ्लोराइड में सॉल्युबिलिटी अधिक। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे इन केस ऑफ फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, डाउन द ग्रुप जाने पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू वीक हो रही है, कम हो रही है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसके पीछे फ्लोराइड आयन है जो आपका स्मॉल साइज का है। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट, लिथियम का क्लोराइड, लिथियम का क्लोराइड, सोडियम का क्लोराइड, NaCl, टेबल सॉल्ट, KCl, RbCl, CaCl। अब यहाँ पे बेटा प्रोसेस उल्टा कर जाएगा। क्या उल्टा होगा कि बेटा यहाँ पे क्लोरीन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन बिगर साइज हो जाते हैं बच्चों, हो जाते हैं। तो बिगर साइज होने पे लिथियम क्लोराइड की बात करेंगे तो बच्चों लिथियम आपका स्मॉल साइज का कैटाइंस है, बेटा क्लोराइड आपका बिगर साइज में काउंट किया जाता है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, सबसे अधिक। क्यों, लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी। और जैसे बच्चों आप डाउन द ग्रुप जाते जाओगे तो सीजियम क्लोराइड में, तो सीजियम बिगर साइज कैटाइन, क्लोराइड भी बच्चों बिगर साइज एनाइन, तो बॉन्डिंग जबरदस्त होगी, स्ट्रॉन्ग, लेटेस्ट एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ बच्चों सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है। इसका मतलब लिथियम का क्लोराइड हो और सीजियम क्लोराइड तक डाउन द ग्रुप जाने पे, इन केस ऑफ क्लोराइड, इन केस ऑफ ब्रोमाइड, इन केस ऑफ आयोडाइड, बेटा आपकी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिक्रीज करेगी। लेटेस्ट एनर्जी कॉन्सेप्ट है बच्चों, समझ में आ गया, इजी है। ओके, अब नेक्स्ट देखो बच्चों कुछ लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। व्हेन एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद फास्फोरस P4, बेटा आपको मिलता है फास्फोरस P4 के अंदर, तो बच्चों यहाँ से आपको मिलता है M3P, बच्चों फॉस्फाइड आयन। क्या बच्चों, फॉस्फाइड आयन, ठीक है। और जब बच्चा इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो बेटा फॉस्फाइड आयन से बच्चों याद करो बेटा नाइट्राइड से क्या मिला था, नाइट्राइड से बच्चों क्या मिलता है, जस्ट लाइक अमोनिया, ठीक है। अगर बेटा हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, हम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बच्चों क्या मिलता है, फॉस्फीन गैस मिलती है, PH3। बेटा सल्फर S8 की फेज में बच्चों मिलता है, ये बेटा चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म में बच्चों डिफाइन किए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ से क्या, M2S का बच्चों फॉर्मेशन मेटल सल्फाइड, और सल्फाइड के बच्चों हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है, H2S, सल्फाइड गैस मिलती है, H2S गैस आपको मिलती है, ठीक है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। देखो फॉस्फाइड तो क्या मिलेगा, फॉस्फीन गैस, सल्फाइड तो आपको H2S गैस आपको मिलेगी। समझ में आ गया बच्चों। अगर आपका नाइट्राइड तो अमोनिया गैस आपको मिलेगी, क्लियर है। उसके टेस्ट होते हैं, पर्टिकुलर गैस के टेस्ट होते हैं, मैं सॉल्ट एनालिसिस के अंदर आपको क्लियर करूंगा, करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है। एल्कली मेटल्स के रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के साथ किस तरीके से होता है, और वहाँ बच्चों बहुत सारी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन को लेकर, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कॉन्सेप्ट, कलर को लेकर भी क्वेश्चंस आते हैं, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अमोनिएटेड स्पीसीज बच्चों कैटाइंस क्या होती हैं, सब कुछ डिस्कशन आपका नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। तो आज बच्चों इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके।